हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे, साथ ही साथ वीडियो भी देख रहे होंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और हम रहेंगे फिट तभी होंगे हिट। हिट होना है तो फिट रहना होगा। फिट रहने के लिए हमें नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। सही समय पर सोना, जागना, खेलना, कूदना, मनोरंजन सब कुछ जरूरी है, सब कुछ आवश्यक है। तभी जाकर हमारा मन और हमारा मस्तिष्क एकदम तरोताजा रहते हुए प्रत्येक कार्य को प्रफुल्लित होकर करते हैं। आइए तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 शुरू कर दिया है। नाम है रेल यात्रा। लिखा है शरद जोशी जी ने। पाठ में क्या है, लेखक ने क्या जाना है? लेखक ने यही जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही बताया है, क्योंकि उन्होंने अपने निजी अनुभवों को हम सब के समक्ष साझा किया है। उनके आधार पर उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से रेल में यात्रा करना एक आम आदमी के लिए क्या क्या होता है। अर्थात जब कोई भी एक आम यात्री जब यात्रा करता है तो उसे कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दशा है या दुर्दशा है, गति है या दुर्गति है, सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ा हमने, सुना है आपने, देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे रेल यात्रा के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, जिसमें हम अपनी पाठ्य पुस्तक के एंड में जो पाठ के लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं उनका समाधान हम करेंगे। इसलिए मैं कहूंगी कि ध्यानपूर्वक आपको बने रहना है मेरे साथ स्टार्टिंग टू एंड, ताकि हर एक प्रश्न का अर्थ समझो और उस प्रश्न का अर्थ समझने के साथ ही साथ आप उत्तर को भली भांति सुनकर समझ सको। आ जाओ। पहला प्रश्न, मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेल की प्रगति में लेखक क्या देखता है? अब यहां पर मनुष्य की प्रगति और एक रेल की प्रगति साथ साथ क्यों रखा है उन्होंने? रेल और मनुष्य की तुलना क्यों की है? क्योंकि जिस तरह से रेल यात्रा, अभी देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपको। मनुष्य की प्रगति एवं भारतीय रेल की प्रगति में लेखक ने समानता दिखाने का प्रयास किया है। किस तरह से समानता? आज भारतीय रेल की जो स्थिति है उसमें जो व्याप्त अव्यवस्था है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी अव्यवस्था देखते हैं लेखक। ऐसे ही नहीं कर दी उन्होंने मनुष्य और रेल की तुलना, क्योंकि रेल की अव्यवस्था और मनुष्य जीवन में जो अव्यवस्था है उसमें समानता देखी है। या लेखक ने भारतीय रेल की प्रगति का उदाहरण स्वरूप रखकर, रेल की प्रगति को तो उन्होंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल रखा है, उस उदाहरण की सहायता से वे क्या बताना चाह रहे हैं? उन्होंने रखकर भारतीय समाज और राजनीति में हो रही प्रगति को सामने लाने का प्रयास किया है। अर्थात रेल की प्रगति का उदाहरण, ठीक है, रेल की प्रगति का उदाहरण देकर उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, रेल की प्रगति का उदाहरण देकर उन्होंने भारतीय समाज और राजनीति में हो रही प्रगति को सामने लाने का प्रयास किया है रेल के उदाहरण के माध्यम से। यहां पर प्रमुख रूप से वो क्या बताना चाहते हैं? समाज का और राजनीति का, ठीक है। जिस तरह से रेल को मुंबई से दिल्ली जाना होता है, उसमें सवार यात्री मेरे या जो भी उसको तो अपने स्थान पर जाना है, उसमें चाहे धक्कम धुक्का हो, चाहे यात्री खड़े हों, या भाई रेल को तो प्रगति करनी है, चाहे कोई कैसे भी बैठा हो, रेल को तो प्रगति करना है, रेल को तो आगे बढ़ना है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय नीति व्यवस्था, नीति व्यवस्था क्या है? राज व्यवस्था। राज व्यवस्था क्या है? राज और नीति, राजनीति, पॉलिटिक्स, ऐसी नीति जिस पर चलकर राज किया जाए, शासन किया जाए। तो उसी प्रकार से भारतीय नीति व्यवस्था में जनता को चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना झेलना पड़े, राजनेता को कुर्सी मिल गई, उसका काम पूरा। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए दुनिया भर की बातें करते हैं। क्या सिर्फ कुर्सी बची रहे इसको देखना है?
लेखक ने यहां भारतीय रेल की अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था के बहाने भारतीय राज व्यवस्था की पोल खोली है कि जिस तरह से रेल जा रही है, ठीक है, चुक 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 चुक, बिल्कुल बहुत अच्छे से, ओके स्ट्रेट बना देती हूँ। जा रही है रेल आराम से अपनी पटरी पर सीधे सीधे जा रही है। अब जो रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है भाई, जा रही है, ये विंडो है समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पर यात्री हैं, ये जा रही है जा रही है जा रही है, धुआं भी ऐसा उड़ता जा रहा है, मान लो जा रही है जा रही है, ये तो प्रगति कर रही है, प्रगति मतलब ये तो आगे बढ़ रही है, लेकिन उसमें बैठे हुए यात्रियों की क्या दुर्दशा हो रही है, इससे रेल को क्या फायदा, या जो भी यात्री हैं उनको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इससे रेल को क्या मतलब, बस यही बताना चाहते हैं। राजनीति की व्यवस्था को, राजनीति की पोल खोली है उन्होंने कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव से पहले या इलेक्शन से पहले जो सत्ता प्राप्त करना चाहता है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। सत्ता प्राप्त होते ही तुम्हारे रास्ते, हमें तो अपनी कुर्सी मिल गई, यही बताना चाहा है। अगला प्रश्न है, आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। लेखक यह कहकर क्या दिखाना चाहते हैं? ठीक है, यदि कोई हो सकता है और भी बहुत से लोग हो सकता है रेल से जुड़े हुए, रेल मंत्रालय से जुड़े हुए कुछ लोग सुन रहे हो, तो प्लीज यहाँ पर आप हमें कह सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर लेखक ने प्रश्न किया है कि यदि आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं, कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि रेल की प्रगति देखना चाहता है तो एक बार किसी भी डब्बे में घुस जाए बिना आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन के, फिर देखिए वास्तविकता से परिचय हो ही जाएगा। इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं लेखक? लेखक ने यहां सच्चाई को परखने के लिए, रेल की प्रगति को सही ढंग से समझने के लिए, उस प्रगति की जड़ तक पहुंचने के लिए किसी भी डब्बे में घुसकर व्याप्त स्थिति से परिचय करवाना चाहा है कि कोई भी जो वास्तविकता को जानना चाहता है वो एक बार किसी भी डब्बे में यात्रा करके तो देखे, सारी वास्तविकता सामने आ जाएगी। रेल की प्रगति किस तरह से हो रही है, इस सच को गहराई से जानने के लिए किसी भी डब्बे में घुस जाने की लेखक बात करते हैं। रेल चलती रहती है, कहीं रुक जाती है घंटों। उसी तरह राजनीतिक पार्टियों में भी कई अड़चनें आती हैं। रेल का उदाहरण दिया है, लेकिन वो एक प्रत्यक्ष रूप से वो किसको कहना चाहते हैं? राजनीतिक व्यवस्था को। रेल के उदाहरण के माध्यम से वो राजनीतिक व्यवस्था पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं कि रेल जिस तरह घंटों प्रतीक्षा कराती है ना, उसी तरह से राजनेता भी प्रतीक्षा कराते हैं। आ रहे हैं, अरे आज नहीं आ पाए, क्षमा कीजिए, कल अवश्य आएंगे। बहुत सारे जो वादे होते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी, या फिर यूं कहें कि भोली भाली जनता। लेकिन मैं एक और यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि अब जनता भोली भाली नहीं है, इसलिए अब सत्ताधारियों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे भी सिर्फ बातों में नहीं आने वाले होते हैं लोग। जो जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं, उसी को सत्ता पर बिठाने लगे हैं आजकल। इतना तो किया है शिक्षा ने। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की जो बुद्धि है उसमें उन्नति हुई है, वृद्धि हुई है, विकास हुआ है, जिसके माध्यम से वो सही और गलत का निर्णय लेने में सक्षम हुआ है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सफल हुआ है, शिक्षा के माध्यम से अंधविश्वास से दूर हुआ है। और एक बात बता दूं, वही शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स 100% प्रोवाइड करता है। रेल चलती है, कहीं रुक जाती है, ठीक उसी तरह से राजनीतिक पार्टियों में कई अड़चनें आती हैं, देश के रास्ते में भी आते हैं। तो ये तो बेचारी रेल है। जब रास्ते में आते हैं, राजनीतिक पार्टियों में आते हैं, हर एक फील्ड में अड़चनें तो आती हैं, रुकावटें तो आती हैं, तो बेचारी ये तो रेल है। यहां पर शरद जोशी जी ने राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग किया है, सीधा सीधा व्यंग किया है राजनीतिक व्यवस्था पर। और इस माध्यम से यही कहना वो चाहते हैं कि किसी डब्बे में घुस जाइए तो आपको रेल की स्थिति पता चलेगी। उसी तरह से राजनीति में, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको वास्तविक रूप से देखने के लिए एक बार आप कदम रखकर तो देखिए। भले ही आप राजनीति में शामिल मत होइए, लेकिन वहां की सच्चाई से तुरंत आप वाकिफ हो जाएंगे। तुरंत मतलब उस समय आपको पता चलेगा कि OMG ऐसा होता है,
अच्छा, तो ऐसा होता है। जब तक हम किसी के पास नहीं जाते हैं, जब तक हम उनकी तह तक नहीं पहुंचते हैं, हमें सिर्फ बाहरी चमक दमक दिखाई देती है। और ये तो आपने सुना ही होगा, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। तो जो दूर से दिखता है जैसा, वो पास में भी वैसा ही हो, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं होती है। सच्चाई को जानना है तो गहराई में घुसकर देखिए, तह तक जाइए। आज रेलगाड़ी में भयंकर भीड़ होती है। इस भीड़ के कारण आम जनता को ढेर सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। धक्का मुक्की, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसने उस ट्रेन में अपनी शक्ति के बलबूते पर जगह बना ली और सीट पर बैठ गया, बस फिर उसे कोई टस से मस नहीं कर सकता। वैसी ही राजनीति है। जिसने अपने बलबूते पर, किसी ने पैसे के बलबूते पर, किसी ने शक्ति के बलबूते पर सत्ता जमा ली, कुर्सी पर बैठ गया, बस हो गई राजनीति। सच्चाई को जानना है तो गहराई में घुसना होगा। आज रेलगाड़ी में भयंकर भीड़ होती है। इस भीड़ के कारण आम जनता को ढेर सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। धक्का मुक्की, जिसकी लाठी उसकी भैंस इत्यादि पर रेल अव्यवस्थित ढंग से किसी तरह चल रही है। इनसे नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। यदि आप आम जनता की परेशानियों को देखना चाहते हैं तो रेल के डब्बे में एक बार घुसकर जरूर देखिएगा, बिना मतलब रिजर्वेशन के, विदाउट रिजर्वेशन एक बार यात्रा करके देखिए। लेखक यही बताना चाहते हैं। रेल का उदाहरण देकर राजनीतिक व्यवस्था पर उन्होंने व्यंग्य किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलें हमें किस तरह का जीवन सिखाती हैं? भारतीय रेल व्यवस्था है जो हमें क्या सिखाना चाहती हैं वे? देखिए, लेखक ने यहाँ भारतीय रेलों के माध्यम से राज्य के मंत्री, सत्ता में जो भी आ जाता है, उस पर व्यंग्य किया है। व्यंग्य शब्द का अर्थ समझ में आ गया ना? व्यंग्य का अर्थ है एकदम कटाक्ष। मैं लिख देती हूं, यदि आप भूल जाएं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कटाक्ष, ठीक, या फिर ताना। सबसे अच्छा तो इसका व्यंग्य ही है शब्द, ठीक, ओके। इस तरह से उलाहना भी होता है, अंग्रेजी में टोंटिंग कहते हैं। तो जिस तरह से रेल में जो चढ़ गया उसकी जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसकी बर्थ, ठीक उसी तरह से सत्ता में आने के पहले ऐसे ही प्रक्रिया से गुजरते हैं मंत्री लोग, जिसमें मनोबल है, विल पावर है, जिसमें आत्मबल है, शारीरिक बल है, दूसरे किस्म के बल हैं। दूसरे किस्म के बल समझ रहे हो आप? धन दौलत हैं। उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपने बलबूते पर यात्रा कर ही लेगा, अच्छे से, आराम से। ऐसे ही लक्षण के लोग, उन्होंने नाम तक दे दिया है कि ऐसे ही जो व्यक्ति होते हैं, उनके हाथों में राज्य की या देश की कमान आ जाती है। भारतीय रेलें इसमें यात्रा करने के बाद ही ऐसा जीवन सिखाती हैं, जो जीता वही सिकंदर, जो छला उसी की जमीन, जो लेटा उसी की वर्थ। टिकट का क्या महत्व? कुछ नहीं। तो यहां पर लेखक ने साफ साफ स्पष्ट किया है कि रेल यात्रा और जीवन की यात्रा, या फिर यूं कहें कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस तरह से है, उस पर व्यंग्य किया है। सत्ता में आ गए, बस अपना राज है तो करना ही है, करता ही है, चाहे जनता को कष्ट हो तो हम क्या करें? हमें तो भाई सत्ता मिल गई है, हमें तो कुर्सी मिल गई है, सब अपना है। ऐसे ही दृश्य को लेखक ने राज व्यवस्था में व्याप्त अनीति को दिखाने का प्रयास किया है। जब कुर्सी मिल ही गई तो क्या ये तो भगवान की देन है? इतना संघर्ष किए फिर मिला, अपनी तो अपनी जन्नत है, अब तो बस अपनी ही सत्ता है। इस तरह के जीवन को सिखाती है भारतीय रेल कि जिस तरह से धक्का मुक्की करने के बाद जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास ओहदा हो, जिसके पास अकड़ हो, वो जैसे तैसे सीट बना ली उसने, लेट गया तो बर्थ हो गई उसकी पूरी। कैसे? सत्ता के बलबूते पर। राजनीति में भी वैसे ही कहा है लेखक ने, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें, ये लिखा ही रहता है ना।
आपने देखा होगा, चाहे आप बस में सफर करते हो, ट्रेन में या रेल में या जहां कहीं भी गए होंगे, लिखा है, पढ़ा है आपने कि ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। इस कथन से लेखक पाठकों को भारतीय रेल की किस अव्यवस्था से परिचित कराना चाहते हैं? अव्यवस्था, कि ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। ये कथन हमने तो बहुत अच्छे कई बार पढ़ा है। अब लेखक इस कथन के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं? ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। इस कथन से लेखक ने पाठकों को, पाठक मतलब पढ़ने वाले, पाठकों को भारतीय रेल की प्रशासनहीनता से परिचय करवाया है। प्रशासनहीनता मतलब जो भारतीय रेल प्रशासन है उसकी कमजोरी क्या है, उसकी क्या कमियां हैं, और मतलब उसकी कमियां और हीनता या कमजोरियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। रेल में जो प्रशासनिक अव्यवस्था है उससे परिचय करवाते हुए लेखक कहना चाहते हैं, ईश्वर ही एक सहारा है, एक ही ईश्वर सहारा है, जिसके नाम पर भीड़ में भी जाना मिल जाता है। भारतीय रेल को तो सिर्फ अपना कर्म करना है, प्रगति करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। डब्बे में कोई सोकर जा रहा है, बैठकर जा रहा है, सामान पर व्यक्ति है या व्यक्ति पर सामान है, उसे उससे क्या है, या कोई खड़े खड़े जा रहा है, यह प्रशासन नहीं। ईश्वर की दुहाई पर खड़े व्यक्ति को बैठने को भी मिल जाता है। इसलिए तो ईश्वर आपकी यात्रा सफल करेगा स्टेशन पर लिखा रहता है कि ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर आपके साथ, टिकट आपके साथ, पास में सामान का और जेब में पैसा ज्यादा है तो आप मंजिल तक जरूर अच्छे से पहुंच जाएंगे। भारतीय रेलों को तो कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। जिसे जाना है वो जाएगा ही, लेट कर, बैठ कर, सोकर, टांग पसार कर। जिसमें आत्मबल है, दूसरे किस्म का बल, आत्मबल, विल पावर, शक्ति मतलब फिजिकली स्ट्रांग, दूसरा मतलब धन दौलत वाला, ठीक है। किसी को कुछ ज्यादा पैसे दे दिए, वो आराम से बंदोबस्त करा देगा, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। वे व्यक्ति जो शराफत और अनिर्णय के मारे होते हैं, वे क्यों खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और वे सामान लिए दरवाजे के पास खड़े रहते हैं, इसलिए कि इनके पास ईश्वर नहीं होता, सिर्फ टिकट होता है। ईश्वर ही तो है जो ट्रेन में चढ़ पाते हैं, सीट ग्रहण कर पाते हैं। प्रशासन के चक्कर में ट्रेन खुल गई, टिकट वाले स्टेशन पर ही हैं। यहाँ लेखक ने भारतीय रेल प्रशासन पर करारा व्यंग्य किया है और भारतीय शासन व्यवस्था में अव्यवस्था की ओर भी इशारा किया है या संकेत दिया है। अगला प्रश्न आया है, बहुत अच्छा, जो बातें हम बार बार सुन रहे थे उसी से संबंधित प्रश्न आया है, जिसमें मनोबल है, जिसमें आत्मबल है, जिसमें शारीरिक बल है, दूसरे किस्म के बल हैं, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। वे जो शराफत और अनिर्णय के मारे होते हैं, वे क्यों खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। यहां पर लेखक ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के एक बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित किया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस पर अपने विचार संक्षिप्त में व्यक्त करना है। प्रश्न समझ में आया? जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक शक्ति है या अन्य प्रकार का बल है, वो तो यात्रा करके ही रहेंगे, उन्हें यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो शराफत या बिल्कुल शरीफ व्यक्ति रहते हैं, उनके रास्ते में क्यों अड़चनें आती हैं, क्या है ऐसा? इस बात के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, यहां पर लेखक ने भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को उद्घाटित करते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति के पास मनोबल, शारीरिक बल, दूसरे किस्म का बल है, वह अपनी मनमानी करने से कोई नहीं रोक सकता उसको। वह चाहे कुकर्म ही क्यों ना करे, यश उसको मिलेगा ही, गलती क्यों ना करे, पुरस्कार भी उसको मिलेगा ही। नहीं तो वो लड़ झगड़ कर ले लेगा, नहीं तो वो हड़कंप मचा देगा। इसलिए उसके डर से ऐसे कार्य हो ही जाते हैं। अनैतिक क्यों ना हो, समाज में प्रतिष्ठा और चर्चा भी उसी की होगी। अब जैसे देखिए, पौराणिक कथाओं की हम बात करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं पौराणिक कथाओं पर। कई राजा ऐसे हुए ना, किसी को मत पूजो, किसी की जय जयकार मत करो, मेरी जय जयकार करो। जिसमें आपने हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा, सुना है?
होली का दहन, होली पर्व के बारे में आपने सुना होगा। होली रंगों का त्यौहार होती है, और होली का दहन में क्यों होता है, मतलब होली का दहन क्यों किया जाता है, सुनिए। यहाँ पर बात आती है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राजा था। वो विष्णु जो परमात्मा है उनसे बहुत मतलब ईर्ष्या करता था। उसको लगता था कि सब विष्णु की जय जयकार क्यों करते हैं, मेरी जय जयकार होनी चाहिए। सबसे कहता था, जो उनकी जय जयकार नहीं करता था हिरण्यकश्यप की, उसको वो मारता था। उसी के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद ने जन्म के साथ ही श्री हरि विष्णु का नाम लेना शुरू कर दिया, या उनकी उपासना शुरू कर दिया। जब हिरण्यकश्यप ने ये सुना कि मैं तो सारे नगर के आसपास के नगरों में भी विष्णु का नाम किसी को नहीं लेने देता, मेरा ही पुत्र विष्णु का उपासक है, उससे बहुत धमकी दी, अपने बेटे को बहुत धमकियां दी। लेकिन वो बेटा नहीं माना, वो तो परम भक्त ईश्वर भक्त था। कई बार उसको पर्वतों से फिकवाया, सूली पर चढ़वाया, और मतलब कांटों पर चलवाया, कई तरह के उसने प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर उसकी एक बहन थी, पौराणिक कथाओं के अनुसार, जिसका नाम होलिका था। उसने कहा, बहन होलिका, तुम क्योंकि उसको वरदान था उसकी बहन को कि वो आग में नहीं जल सकती, तो उसने कहा कि तुम जलती हुई चिता में, अग्नि में बैठो, क्योंकि तुम तो जलोगी नहीं, प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। तो उसको भी पता था कि हाँ मैं नहीं जलूंगी, तो वो आराम से अग्नि में बैठ गई प्रहलाद को गोद लेकर। लेकिन ईश्वर के प्रताप से हुआ क्या, होलिका तो जल गई, और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। और हिरण्यकश्यप को यह वरदान भी प्राप्त था कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता। बस इसी के बलबूते पर तो, और वो अपने आप को राजा या भगवान समझने लगा था। उसको वरदान प्राप्त था कि तुम्हें ना तो नर मार सकता, ना जानवर मार सकता, ना तुम दिन में मर सकते, ना तुम रात में मर सकते, ना तुम तीर से मर सकते, ना तुम तलवार से मर सकते, कोई भी नहीं मार सकता। अब उसको लगा मैं तो अमर हूं। लेकिन जब प्रहलाद पर अंतिम प्रहार जब उसने किया होलिका के माध्यम से, तो होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया, और श्री हरि विष्णु ने उसके ही घर में, जो महल था उसका, खंबे से प्रकट हुए। ना नर ना जानवर, ठीक है, मतलब नर मीन्स मनुष्य, जानवर ना पशु, खंबे से प्रकट हुए। और ना वो दिन थी ना रात थी, मतलब संध्या का समय था। प्रकट हुए नर और सिंह का रूप लेकर, ना तीर से मरे, ना तलवार पर, ना घर के बाहर, ना अंदर, दहलीज पर बिठाकर उसको रखा अपने जंघाओं पर, और हिरण्यकश्यप का वध किया उन्होंने अपने लंबे लंबे नाखूनों से। तो यहां पर यह है कि जो हम कार्य बुरा करते हैं उसका नतीजा बुरा होता ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, परिणाम यथावत होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। वैसे व्यक्ति जो शराफत और अनिर्णय के मारे होते हैं, वे क्यों खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने समाज में सोचने विचारने, सही रास्ते पर चलने वालों को दर्शाते हुए कहना चाहा है कि ऐसे किस्म के व्यक्ति को मौका ही नहीं मिल पाता आगे बढ़ने का, और जिसका तस खड़े रहते हैं। लाठी वाले भैंस पीट कर ले जाते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। समाज में व्याप्त कुरीतियों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं लेखक। ठीक है, कि कौन कौन सी नीति कुरीति सब कुछ व्याप्त है। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। ये रेले हैं, ये हवाई जहाज, ये सब विदेशी हैं। ये ना हमारा चरित्र बदल सकती हैं और ना ही हमारा भाग्य। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लेखक ने भारतीय राजव्यवस्था समझ रहे हैं ना, राजनैतिक व्यवस्था, तो व्याप्त अव्यवस्था की ओर इशारा किया है कि राजनीति में किस तरह की अव्यवस्था या दुरावस्था व्याप्त होती है। वे कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार रेल विदेशी है, हवाई जहाज विदेशी है, जो पहले हमारे देश में नहीं था, और भारतीय लोगों की जो दुर्दशा पहले थी यात्रा को लेकर, जो कठिनाइयां पहले थी यात्रा को लेकर, आज भी है। रेल चल गई तो क्या, हवाई जहाज उड़ने लगी है तो क्या, दुर्दशा तो वही है। ठीक उसी प्रकार हमारे राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त नीति अंग्रेजों की है, सत्ता अंग्रेजों की है। उन्होंने अपने बल पर, अपने मतलब जो भी हथियार औजार थे उसके बल पर उन्होंने शासन किया।
अब भारत में क्या हो रहा है, शासन ही तो अभी हो रहा है, जिसमें बल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है या अन्य बल है, वही तो सत्ता पर जा रहा है। फिर उस अंग्रेजी शासन और आज की स्वतंत्र भारत के शासन में क्या अंतर है, ये व्यंग किया है लेखक ने कि ठीक उसी प्रकार हमारे राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त नीति अंग्रेजों की है। तो जनता पर कोड़ा बरसाए करते थे अंग्रेज, किस तरह से कोल्हू के बैल की तरह उन्हें रखते थे, वही नीति आज भी तो है। गरीब गरीब ही है, आम जनता की कहीं कोई पहुंच नहीं है, और ये रियलिटी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लेखक ने कुछ गलत लिखा हो, सच्चाई है। क्योंकि जहां कहीं सभा या भाषण या कुछ कार्यक्रम होने वाला होता है, बड़े बड़े मंच एक ही मिनट में या 1 घंटे के लिए लाखों अरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। उतने में तो एक गांव भोजन कर सकता था, लेकिन बर्बाद कर दिए। क्या इसी व्यवस्था के लिए वो सत्ता पर बैठे थे? क्या इसी चकाचौंध के लिए उन्होंने कुर्सी प्राप्त की थी? यस। जो इस तरह का नहीं करता, वो सामान्य से सामान्य व्यवस्था में भी अपने देश की सच्चाई को जानने के लिए क्या पता कब आ जाता, लेकिन सूचनाएं दी जाती हैं, आ रहे हैं, इस रास्ते से गुजरेंगे, तो वो रास्ते तो दिन मतलब आधी रात को भी दुल्हन की तरह सजा दिए जाते हैं। पता ही नहीं कहते वाह क्या यहाँ के जो मंत्री संतरी हैं, क्या तो व्यवस्था है, दिख गया बस, पीछे और क्या है। लोग भी बड़े खुश हैं, जो सामने आए वो खुशी होंगे क्योंकि उनके पास तो दूसरी सत्ता है ना, और जो दुखी हैं उन्हें तो सामने लाया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो आ ही नहीं पाए ना, उनको तो रोक दिया गया। ये बताया है उन्होंने कि जो नीति अंग्रेजों के समय थी वो नीति आज भी है। सारा कष्ट जनता को सहना पड़ता है। हमारी दुर्दशा भारत आजाद होने से पहले थी, वह आज भी है। इस तरह से लेखक ने व्यंग किया है कि विदेशी नीति ने हमारा ना ही चरित्र बदला है और ना ही हमारा भाग्य। जो व्यवस्था, हाँ वो थोड़ा सा परिवर्तन आया है, लेकिन वो विदेशी थे, उनका हमसे कोई कनेक्शन नहीं था, दिल से, समाज से, भौतिक मतलब कुछ भी तरह का। लेकिन हम तो अब भारतीय हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों? यहां पर लेखक यही स्पष्ट करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलें हमें सहिष्णु बनाती हैं। सहिष्णु का अर्थ समझ लीजिए। सहिष्णु का अर्थ होता है सहनशील, याद रखिएगा, ठीक है, सहनशील। सहिष्णु का अर्थ है सहनशील। उत्तेजना के क्षणों में हमें शांत रहना सिखाती है, एकदम खतरनाक नहीं, अग्रेसिव हो जाते हैं, कूल, काम डाउन कहते हैं ना। मनुष्य की यही प्रगति है कि गुस्सा है, शांत हो जाओ, थोड़ा सा, अरे बैठने को तक जगह नहीं, अरे ठीक है ना, रिजर्वेशन नहीं करवाया, कूल, काम डाउन, ये सब सिखा देते हैं। तो उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ने व्यक्ति के आलस से भरे अंदाज और बैठे बिठाए अपना उल्लू सीधा करने वालों पर व्यंग किया है। समझ में आया कि अधिकतर वो लोग हर परिस्थिति से मतलब उसके साथ समझौता कर लेते हैं। अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि समझौता करना उल्लूपन हो गया या हमें परिस्थिति से समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पर परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति में अंतर भी तो होना चाहिए। ठीक है, बैठना ही तो है, सफर ही तो तय करना है, रहो ना चुप, क्योंकि टिकट नहीं लिया है भैया, चुपचाप रहना, टीसी आ जाएगा तो उतार देगा, बैठे रहो। क्या है ये? ऐसा भी होता है। तो यही है राजनीति की भी दुर्दशा, दशा नहीं, मैं तो दुर्दशा कहूंगी, ठीक है। तो यहां पर यही कहा है लेखक ने कि आलस से भरे अंदाज में बैठे बिठाए अपना उल्लू सीधा करने वालों पर, इन्हीं आलस्य को लेखक प्रगति रूप में देखते हैं कि देखो कितने शांतिपूर्वक तरीके से सब अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ चले जा रहे हैं। तो जिसका नाम सहिष्णुता एवं शांति देते हैं। भारतीय रेल में एक ऊँघता हुआ यात्री दूसरे ऊँघते हुए यात्री के कंधे पर टिकने लगता है। अब ऊँघ रहे हैं, अब सीट तो है नहीं, क्या करें, वही सब देखा है इसमें, सोचो जरा। आधी रात को ऊपर की बर्थ पर लेटा यात्री नीचे के बर्थ पर लेटे यात्री से पूछता है, यह कौन सा क्षण है या कौन सा बर्थ है या कौन सा अंक है। मतलब उसे यही नहीं पता कि मेरी सीट कौन सी है, क्योंकि टिकट नहीं लिया या लिया है तो सब कुछ, मतलब सब कुछ हौच पौच। न्याय नाम का कोई चीज नहीं है, न्याय जस्टिस समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। जिसमें शक्ति, शारीरिक बल, अन्य प्रकार का बल है, वो सत्ता प्राप्त कर लेता है। यानी एक व्यक्ति के निकम्मेपन
आलस से दूसरे ऊँघते हुए यात्री के कंधे पर टिकने लगता है, दूसरे के कंधे पर अपना दायित्व थोपना चाहता है और स्वयं को अभार रखना चाहता है। अभार मतलब बिना भार के, दूसरे पर टिकने लगे, अपना बोझ और दूसरे को दे दिया। आज का व्यक्ति इस ओर ऐसा ही है, इसी ओर इशारा करना चाहते हैं लेखक कि भारतीय रेल हमें सहिष्णु बनाती है। अब सहिष्णु, सहनशील, तो किसकी तरह सहनशील बन जाएं? पशु है, एक घोड़ा, एक गधा। गधा किसको कहते हैं, घोड़ा किसे कहते हैं? या क्या किसी व्यक्ति को घोड़े या गधे की उपाधि दी जाती है? कैसे व्यक्ति को गधे या घोड़े की उपाधि दी जाती है? गधे की उपाधि कैसे व्यक्ति को दी जाती है? सीधे साधे को, सहनशील को नहीं, मूर्ख व्यक्ति को। लेकिन यहां प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि गधा मूर्ख नहीं है, गधा सहिष्णु जानवर है। और सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं कि मूर्खता हो, ठीक है? तो बात यहां पर यही है कि चलते हैं कि उन्होंने यही कहा है इसके माध्यम से। दूसरी तरफ आधी रात को ऊपर की बर्थ पर लेटा यात्री नीचे की बर्थ पर लेटे व्यक्ति से पूछता है कि भैया ये कौन सा स्टेशन है? यानी सोए हुए बर्थ वाले जान लेना चाहते हैं कि कौन सा स्टेशन तक पहुंच गए। पता ही नहीं है क्योंकि हम तो आलस्य में खोए हैं। सामने वाला बता ही देगा, आ जाएगा तो रुक जाएगी, वो खुद उठा के कर देंगे, अरे भैया उठ जाओ, उतर जाओ, आ गया तुम्हारा गाँव या शहर या नगर, ठीक है? सोकर ही अपनी प्रगति को जान लेना चाहता है। सोए हैं, कुछ नहीं है, एक्टिवनेस नहीं है, फिर भी सोए सो भैया कौन सा स्टेशन आ गया, अभी है मेरा आए तो जगा देना, और सारी जिम्मेदारी दे दी। नीचे बर्थ पर लेटे व्यक्ति भी ऊपर वाले से कम नहीं, वह भी कहना चाहता है अबे चुपचाप सो। इस तरह से भी कह दिया, एक तो सोते रहते हैं, ऊपर से मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब क्यों करता है? नीचे बर्थ वाले ये भी सोचते हैं नहीं वह भारतीय रेल की यात्री है, वह मातृभूमि पर यात्रा कर रहा है, हम उसका साथ ही दे दें। वह जानना चाहता है भारतीय रेल ने अभी कहां तक प्रगति कर ली है। ये सोचकर नीचे बर्थ वाले धूप अंधेरे में मातृभूमि को पहचानने का प्रयत्न करता है और उसने जो पूछा है उसका उत्तर देने का भी प्रयत्न करता है। भाई भाई रुको, मैं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे देश के निवासी हो, मेरे भाई बंधु हो, ठीक है? सोकर ही ये सोच लेता है पता नहीं किस अनचाहे सिग्नल पर भाग्य की रेल रुकी खड़ी है और आलस्य से पता लगाए बिना सोया ही रहता है कि छोड़ो, पता तो चल ही जाएगा। ऊपर बर्थ वाले अपने प्रश्न को दोहराता है, नीचे वाले खामोशी को दोहराते हैं, या ऊपर बर्थ वाले और नीचे बर्थ वाले दोनों सोकर ही दुनिया को जान लेना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम व्यक्ति चाहता है कि बैठे बिठाए दुनिया के सारे ऐश और मौज मिल जाए, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, कुछ काम भी ना करना पड़े और सारी सुख सुविधाएं भोग लें। नेम, फेम, प्रतिष्ठा मिल जाए, बस फिर तो मजे ही मजे हैं। बिना मेहनत के ही फल की इच्छा करना, इस ओर लेखक ने ध्यान दिलाने का हमारा प्रयास किया है, जो असंभव है। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। इन्हीं खामोशी एवं चुप्पी को, निकम्मेपन को लेखक ने प्रगति कहा है। क्यों? सब भैया सही चल रहा है और क्या, कुछ नहीं, जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, यही हमारा नियम है और यही कर्म है। 2 वक्त का खाने पीने का गुजारा चल रहा है, हम इसी में बहुत खुश हैं। फिर प्रगति कैसे होगी? यदि हम अपने, देखिए, हाँ, एक और प्रश्न आपके मस्तिष्क में उभर सकता है कि एक और कहा जाता है हमसे कि जो है उसमें संतोष रखिए, और दूसरी ओर हमसे कहा जा रहा है कि जिसने संतोष रख लिया वो आलसी है। इसमें कौन सा तालमेल हुआ मैडम? प्रश्न आ सकता है, क्योंकि मेरे मन में भी ये प्रश्न आता था। क्या कहा मैंने कि एक ओर तो हमसे कहा जाता है कि जो है संतोष रखिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अब दूसरी तरफ जो संतोष रखे हुए हैं उनसे आलसी कह दिया गया। अब ये क्या है? देखिए, यहां पर बात होती है होड़ की और प्रतियोगिता की। होड़ करना कि इसके पास ये वस्तु है, मुझे भी ये चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। होड़ विनाश की ओर ले जाती है, विकास की ओर प्रतियोगिता ले जाती है कि मुझे जीतना है, मुझे कमाना है। यदि आज मैं पैदल चल रहा हूं तो मैं साइकिल लूंगा, ठीक है? साइकिल मैंने ले ली, अभी मैं रुकूंगा नहीं, मुझे अभी 2 व्हीलर भी चाहिए, मैं और मेहनत करूंगा। अब मैंने 2 व्हीलर ले ली, अब मुझे 4 व्हीलर चाहिए। ये लालच नहीं है, ये मेहनत है, अपने आप पर भरोसा है। ये नहीं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे 4 व्हीलर चाहिए। नो, कुछ भी हो जाए नहीं, मैं सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चढ़ूंगा, तभी जाकर मैं छत पर पहुंचूंगा। जंप करके या एकदम छलांग लगाकर नहीं जाऊंगा, नहीं तो गिर जाऊंगा। समझ में आया?
तो यही कहा है कि इन्हीं खामोशी एवं चुप्पी को, निकम्मेपन को लेखक ने प्रगति कहा है। मनुष्य की इन आलसीपन पर भी व्यंग किया है, जो कहते हैं कि ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। जब तक हमारे मन में ऊंचाइयों पर पहुंचने के सपने नहीं होंगे, तब तक हम रेंगते रहेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मैं बात हमेशा आपसे करती हूं कि वे कहते हैं कि सपने वे नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। क्या होते हैं? अरे सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। समझ में आया? बड़ा सोचो, बड़ा कुछ करने की प्रयास करो, निश्चित कर अपनी जीत, तब जाकर सफलता तो मिलती है। और ये बिल्कुल हकीकत है, वास्तविकता है, बिल्कुल सही है। एक कोई गांव में रहते हुए शहर में आता है, पढ़ाई लिखाई करता है, सारे काम भी करता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो हमें दूसरों पर एहसान कर रहे हैं, हम और कोई काम नहीं करेंगे। अपने सारे नित्य कर्मों के साथ, परिवार का भरण पोषण करने के साथ काम भी करता है और आगे आगे बढ़ने के अपने सपनों को भी जागृत रखता है, और यहां से लेकर यहां तक भी पहुंच रहा है, और भी ऊंचाई पर पहुंचेगा। लेकिन कब? जब मन में होगी जुनून की भावना, जब कुछ कर गुजरने का साहस, सही से अपने कार्य की ओर, अपने कर्म की ओर आगे बढ़ने की इच्छा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन समझाती हैं और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा देती हैं। भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन समझाती हैं और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का अनुभव करा देती हैं। उपर्युक्त पंक्ति द्वारा लेखक ने भारतीय रेल की अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था के बहाने शासन व्यवस्था में अनियमितता को दर्शाया है। भारतीय समाज में राजनीति के चाल चरित्र को सामने लाने का प्रयास किया है। भारतीय रेल में जिस प्रकार से व्यक्ति यात्रा करते हैं, कई घंटे खड़े होकर, कष्ट सहकर, बोरे की तरह जाक लगाकर यात्रा करते हैं, या भारतीय रेल की अव्यवस्था का प्रमाण है, सबूत है। उसी प्रकार भारतीय राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में आज इतनी अव्यवस्था है, कुरीति कुनीति सारे व्यक्ति को इतना व्यस्त कर दिया है कि दिमाग शांति नहीं रहता। जापान की तरह हालत ना हो जाए। जापान के बारे में आपने सुना है? जापान के व्यक्तियों में ये होड़ सी लग जाती है, उनको अमेरिका जितना सक्सेसफुल बनना है, और इसलिए वह दिन रात सिर्फ काम 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 करता रहता है। बिल्कुल लेखक, उन रचनाकारों ने यही लिखा है कि वहां का आदमी चलता नहीं है, दौड़ता है, बोलता नहीं है, बकता है, मतलब मानसिक पीड़ित हो जाते हैं वो। तो ऐसा नहीं बनना है। कुनीति, अन्याय, सारे व्यक्ति इतना अस्त व्यस्त कर दिया है कि दिमाग शांति नहीं रहता, बेचैन रहता है, जिससे ऊब कर आदमी मरने तक को तैयार हो जाता है। जब चारों तरफ कितना आगे कुआं, पीछे खाई, जाऊं तो मैं कहां जाऊं भाई, इसलिए मरने चले। भीरुता, डरपोक या व्यक्ति होकर व्यक्ति की महत्ता ना समझने वाले लोग इस तरह का कदम उठाते हैं, और इस पर करारा व्यंग किया है कि जिसने इंसान होकर कर्म से पीछे कदम हटाया तो फिर क्या किया। व्यक्ति हो, इंसान हो, मनुष्य हो, जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए किसी भी परिस्थिति से हमें घबराना तो नहीं है। इसी को लेखक ने मृत्यु का दर्शन कहा है। जिस तरह से अक्सर अव्यवस्था के कारण भारतीय रेल पटरी से उतरकर उसकी महत्ता को अनुभव करा देती है, उसी प्रकार से प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में अव्यवस्था के कारण हुए घटना से पता चलता है कि इस व्यवस्था में कितना दम है। इसी को लेखक ने मृत्यु का दर्शन कहा है। समझ में आया? आगे है, कई बार मुझे लगता है कि भारतीय मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे है। आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेल आ रही है। क्या अर्थ है? क्या कहना चाहते हैं लेखक? बताइए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि भारतीय मनुष्य रेलगाड़ी से भी आगे है? आगे आगे मनुष्य चल रहा है, पीछे पीछे रेलगाड़ी। हाँ, राजनीतिक व्यवस्था कि जिस तरह से रेलगाड़ी में अव्यवस्था रहती है, उसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था में भी अव्यवस्था है। क्या ये कहना चाहते हैं लेखक, या फिर कुछ और? बताइए। चलिए पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में भारतीय रेल की अव्यवस्था, उसमें यात्रा करने की असुविधा, भीड़ भाड़, पावदान से लटकना, असमय समय पर ना पहुंचना इत्यादि अव्यवस्थाओं को दिखाते हुए लेखक ने भारतीय राज व्यवस्था में इससे भी कहीं ज्यादा अव्यवस्था होने का परिचय करवाया है, और कहने का साहस किया है कि आज के मनुष्य भारतीय रेल में भीड़ भाड़ अस्त व्यस्त था, उसके भांति अपने जीवन को इतना ही व्यस्तता में ढालकर प्रगति कर रहा है।
रेल में क्या व्यस्तता है? इससे बढ़कर आज हमारे भारतीय राजनीतिक जीवन में व्यस्तता है, जिसके पीछे यहां लेखक कहना चाहते हैं कि भारतीय रेल भारतीय राज व्यवस्था का अनुकरण करते और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। राजनीति में भी यही है, सब अपनी अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इस होड़ में वो खुद ही भूल गए कि मैं क्या हूं, मानव हूं, मेरे अंदर मानवता है या नहीं, सब कुछ भूल गए। जो याद रखना चाहिए, जो करना चाहिए, उससे विमुख हो गए हैं और क्या पता कौन सी आपाधापी में भागे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। रेल यात्रा के दौरान जिन परेशानियों को झेला जाता है, उन परेशानियों पर लेखक ने तीखा व्यंग किया है और कहा है, बड़े आराम की मंजिल छोटे आराम से तय होती है। इस तरह बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। ठीक है। जब किसी के पिता की मृत्यु हो जाए, खबर सुनते ही वे भारतीय रेल में सवार होकर यात्रा करने लगते हैं। भीड़, धक्का मुक्का, धुक्का, फजीहत, गाली गलौज, वे सब कुछ सहन करते हैं। पिताजी जा चुके हैं, बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा कुछ समझ में नहीं आ रही है। रेल में जितना भी कठिनाइयां क्यों ना सहना पड़े, सब सहन करने पड़ते हैं और कर ही लेते हैं। तमाम परेशानियों को इसलिए झेला करते हैं क्योंकि उनके पिता अब नहीं और वहां उन्हें पहुंचना है। अपने पिता से बिछुड़ने का कष्ट काफी बड़ा है, तो यह छोटा मोटा कष्ट क्या मतलब रखता है। यहाँ राज व्यवस्था में व्याप्त गलती की ओर लेखक इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं इसके माध्यम से? कि इतने बड़े गलती करने वाले राजनेता हैं ही, तो छोटे छोटे गलती क्या मायने रखती है। होता है तो होने दो, दिक्कत क्या है। इस प्रकार से लेखक ने बड़ी गलती करने वालों के लिए छोटी छोटी गलती अक्सर आम बात है, इस तथ्य को स्पष्ट किया है। समझ में आया कि बड़ी परेशानी के आगे छोटी परेशानी क्या मतलब रखती है वैल्यू। ठीक उसी तरह से बड़ी बड़ी गलती करने वालों के सामने छोटी छोटी गलतियां कहां दिखाई देती हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। अगला प्रश्न है, रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही हैं। ठीक कहते हैं, रेलें हमेशा प्रगति करती हैं। इस व्यंग के माध्यम से लेखक भारतीय राजनीति एवं राजनेताओं का कौन सा पक्ष दिखाना चाहते हैं, अपने शब्दों में बताइए। यहां पर लेखक ने रेल विभाग के मंत्री द्वारा कहे गए भारतीय रेल तेजी से प्रगति कर रही इन वाक्यों पर व्यंग किया है और कहा है कि भारतीय रेल एवं शासन व्यवस्था अपने निकम्मेपन में प्रगति कर रहा है। निकम्मेपन में, अपनी असफलता में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। यहां पर भारतीय राजनीति और राजनेताओं का विफल होने के अपने वादे इरादे पर खड़े न उतरने के पक्ष को लेखक दिखाना चाहते हैं कि जो वादे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, जैसे ही सत्ता मिली, जैसे ही कुर्सी प्राप्त हुई, सब भूल गए। कुछ हम किसी को नहीं जानते। जिनके घर हम जा रहे थे हाथ जोड़कर एक एक वोट के लिए गुहार कर रहे थे, आज हमें जब सत्ता प्राप्त हो गई तो हम उन्हें नहीं जानते। भाई कौन है आप लोग? नहीं, ऑफिस के क्या मतलब, ये जो घर है या जो आलय है उसके आसपास भी ये लोग नहीं दिखाई देने चाहिए, ये हो जाती है। ठीक है। लेखक ने बहुत ही खूबसूरत व्यंग हमेशा प्रगति कर रही यानी आज के राजनेता अव्यवस्था को, कुरीति को, अकर्म को इत्यादि अन्य कुसंगतियों को हमेशा बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए भारतीय रेल भी प्रगति कर रही है। इसी लहजे में इन पंक्तियों में लेखक ने राजनेताओं की विफलता में हो रहे प्रगति पर व्यंग किया है कि ये सफलता जो हो रही है वो सफलता है या विफलता, ये बताया है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पाठ से व्यंग के स्थल और वाक्य चुनिए और उनके व्यंग्यात्मक आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे रेल यात्रा में लेखक ने पहला व्यंग किया है रेल विभाग के मंत्री द्वारा कहे जाने पर कि देखिए जो प्रगति की राह में रोड़े कहां नहीं आते, राजनीतिक पार्टी में आते हैं, देश के रास्ते में आते हैं, तो ये बेचारी रेल है। रेल की प्रगति देखना है तो किसी डब्बे में घुस जाइए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। ईश्वर के सिवा आपका है कौन? भारतीय रेलों में तो यह आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से आत्मा हो जाती है। भारतीय रेलों का काम उसे पहुंचा देना भर है, जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और अन्य बल है, वे तो यात्रा करने से सफल हो ही जाते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता।
भारतीय रेल हमें जीवन जीना सिखाती है, जो चढ़ गया सो बढ़ गया। समझ गए? जो चढ़ गया उसकी जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसकी बर्थ। अगर आप वह सब कर सकते हैं तो राज्य की मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। भारतीय रेल साफ कहती है, जिसमें जितना है दम वो सबको यहां से कर देगा कम। जिसमें दम उसके हम आत्मबल चाहिए मित्रों। ये ले, ये हवाई जहाज, ये सब विदेशी हैं। ये हमारा चरित्र बदल सकती हैं, ना ही भाग्य। बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य है। नगण्य मतलब होता है शून्य है। बड़े आराम की मंजिल छोटे आराम से तय होती है। असली यात्री वो जो खाली हाथ है, टिकट का बोझ उसे सहन नहीं। भारतीय रेलें चिंतन के विकास में बड़ा योगदान देती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस पाठ में व्यंग की दोहरी धार है। एक तरफ रेल यात्रा पर उन्होंने व्यंग किया, दूसरी तरफ राजनीति पर उन्होंने व्यंग किया। तो इस व्यंग में दोहरी धार है, एक विभिन्न वस्तुओं और विषयों की ओर, तो दूसरी अपनी अर्थात क्या भारतीय जन की ओर। पाठ से उदाहरण देते हुए प्रमाणित कीजिए। इस पाठ में निश्चित रूप से व्यंग्यकार ने दोहरी धार का प्रयोग किया है। एक ओर तो इस पाठ में रेल व्यवस्था की हीनता, भीड़ भाड़, धक्कम धुक्का, जो सीट छाप लिया उसका, जो सो गया उसका बर्थ, जिसमें अलग किस्म का बल, रेल यानी भारतीय रेलों में व्याप्त भ्रष्ट एवं अव्यवस्था को सीधे सीधे सामने रखते हैं। वहीं इन्हें कुव्यवस्था को आधार बनाकर भारतीय सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर प्रहार भी किया है। एक तरफ तो भारतीय रेलों में अनेक घटनाओं, स्थितियों, व्यवस्था, अव्यवस्थाओं का प्रतिबिंब रखते हैं। प्रतिबिंब समझते हो? प्रतिबिंब का अर्थ होता है जैसे सिंबल, ठीक है। और उसी को तीर बनाकर राज व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्ट नीति पर प्रहार भी करते हैं। एक ही उदाहरण से दो काम करते हैं। इसलिए इस पाठ में दोहरी धार है, जो दोनों ओर अपनी धारदार शब्दों से वास्तविकता को सामने लाने में कामयाब है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से अपने यथार्थ में जो छिपे पहलू हैं, जो सामने आना नहीं चाहता, उसे सामने लाकर लोगों से परिचय करवाकर उसका पोल खोलने में कामयाबी पाई है। जिसका उदाहरण भारतीय रेलों में अव्यवस्था का प्रतीक भारतीय राजनीति, सामाजिक व्यवस्था की तुलना है। इसलिए उन्होंने दोहरी धार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलें चिंतन के विकास में योगदान देती हैं, कैसे? हाँ, चिंतन के योगदान मतलब चिंतन के विकास में रेलें कैसे योगदान देती हैं, बताइए। व्यंग्यकार की दृष्टि से सोचिए कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि भारतीय रेलें चिंतन के विकास में योगदान देती हैं। जानते हैं, व्यंग्यकार ने भारतीय रेलों को चिंतन के विकास में योगदान देने वाला इसलिए कहा है कि प्राचीन मनीषियों मीन्स विद्वानों, याद रखना, मनीषियों का अर्थ होता है विद्वान, ठीक। मनीषियों तो विद्वानों। मनीषियों ने कहा है कि जीवन की अंतिम यात्रा में मनुष्य खाली हाथ रहा है। उन मनीषियों की बातों को याद दिलाकर लेखक ये कहना चाहते हैं कि जब रेल में यात्री यात्रा कर रहा होता है, उस समय उनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं होता कि कब रेल एक्सीडेंट हो जाए और जीवन समाप्त हो जाए, क्योंकि रेलों में एक्सीडेंट होना आम बात है। कभी सिग्नल मैन शराब के नशे में धुत, तो कभी स्टेशन मास्टर, कुछ भी हो सकता है। लेखक का विचार है कि जब यात्रा कर रहे यात्री को यह विश्वास ही नहीं है कि कब क्या हो जाएगा, फिर क्यों ना खाली हाथ ट्रेन में सफर करें। मतलब टिकट लेने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि कुछ विश्वास तो है नहीं कि कब क्या हो जाए, तो फिर क्यों ना खाली हाथ ट्रेन में सफर किया जाए। जिसे टिकट भी भारी लगता है वही सच्चे यात्री हैं, उनको सीट भी मिल जाती है। यही चिंतन के विकास में योगदान देती है। खाली हाथ तो मात्र यात्रा की जाती है, जिसका एक उदाहरण भारतीय रेल भी है। अगला प्रश्न है, टिकट को लेखक ने देह धरे को दंड क्यों कहा है। हाँ, टिकट को मतलब टिकटधारी को, जो टिकट ले रहे हैं, उनको दंड क्यों माना है, पनिशमेंट क्यों माना है। यहां पर लेखक ने टिकट को देह धरे को दंड इसलिए कहा है कि भारतीय रेल इतनी भीड़ होती है कि कई घंटों तक शरीर को हिलाना डुलाना भी मुश्किल हो जाता है।
सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है, इतने ऐसे मतलब ठस्सम ठस्से में भरे रहते हैं कि देखना मतलब जैसे हो बस ऐसे स्टैच्यू की तरह खड़े हो जाओ। फिर यात्रा जो कर रहे हैं इसका भी तो क्या वजन है, उसी का टिकट है भाई। टिकट ले रहे हैं तो मत ही लो टिकट, लेखक यही कह रहे हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि मैं जो देह का भार ढोता है उसी का टिकट दंड है। यात्री है सोचता है कि काश सिर्फ आत्मा है तो होता, कितने अच्छे से यात्रा कर लेता, ये शरीर ही नहीं होता, अब इसको भी संभालना पड़ रहा है क्योंकि ऐसी धक्कम धक्की है ना। लेखक ने भीड़ से आहत, आहत मतलब दुखी, आहत का अर्थ होता है दुखी, ठीक है, आहत का दुखी। भीड़ से आहत यात्री के मनोभाव को सामने रखकर यह कहना चाहा है कि टिकट देह धरे को दंड है। मतलब देह है ना हमारी, हमें उसको भी तो संभालना होगा, टिकट को कैसे संभालेंगे, इसलिए हम टिकट ही नहीं लेते हैं, बिना टिकट यात्रा कर लेते हैं। हाँ, तो बिना टिकट यात्री को ही सच्चा यात्री कहा है। मुझे सच्ची सच्ची बताइए कि किसी ने बिना टिकट यात्रा की है ट्रेन में, बताना, हाँ बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस अर्थ में रेलें मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती हैं? कैसे लाती हैं ट्रेन या रेल मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती हैं? क्या आत्मा से एक हो जाते हैं? क्या उनमें भाईचारे की भावना उत्पन्न हो जाती है? क्या आपसी बैर द्वेष छोड़कर सब एक साथ मिल मिलकर रहते हैं? या लेखक ने व्यंग किया है, ध्यान से सुनना कि ये चैप्टर ही व्यंग है। तो भारतीय अर्थ जो रेलें हैं वो मनुष्य को मनुष्य के क्या होती हैं? अब इतनी भीड़ रहेगी, कोई कहीं भी लेटेगा, कोई कहीं भी सोएगा, किसी के भी कंधे पर कोई भी सिर रख देगा, तो करीब तो लाए है ना ट्रेन भाई। देखो रेल में ऊँघते हुए यात्री एक दूसरे के कंधे पर टिकने लगता है। यहाँ लेखक ने अपने दायित्व से बचने वाले लोगों पर भयंकर व्यंग किया है, यानी खुद ऊँघने वाले व्यक्ति दूसरे ऊँघने वाले के कंधे पर टिकना चाहता है। आज की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी ही है। राजनेता खुद तो विफल ही है, जो विफलता से बार बार जूझ रहा है उसी पर फिर से बोझ डालना चाहता है। ना खुद में सामर्थ्य है ना दूसरे में, फिर भी दूसरे के कंधे पर बोझ पटकना चाहता है। और यही कारण है कि लेखक दर्शाना चाहता है कि मनुष्य निरर्थकता को और निरर्थकता के करीब जोड़ता है। मतलब जो नकारा है उसका मित्र कौन होगा? वैसा ही, जैसी संगति वैसा ही, मतलब जैसा जो होता है उसी प्रकार की वो अपना संगति भी ढूंढ ही लेता है। जो लड़ने वाले होंगे, उद्दंड टाइप के होंगे, उसी तरह की संगति में रहेंगे। जो अच्छे विचार वाले होंगे वो उस तरह की संगति में रहेंगे। जो अपने आप को बोझ समझते हैं वो दूसरों को भी ऐसे ही लगेगा। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाहते हैं कि भारतीय रेलें मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती हैं। भाई इतना अच्छा काम कर रही हैं, व्यंग किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब तक एक्सीडेंट ना हो हमें जागते रहना है। तो क्या एक्सीडेंट होता ही है? नहीं, फिर भी वहां की कुव्यवस्था या अव्यवस्था की ओर संकेत करते हुए लेखक ने व्यंग किया है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है भाई कि जब तक एक्सीडेंट ना हो हमें जागते रहना है? तो एक्सीडेंट मतलब कौन सा एक्सीडेंट? उनके पीछे कुछ अलग ही कारण होगा। देखिए, लेखक एक्सीडेंट की बात इसलिए करते हैं कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार, क्योंकि रेल तो मात्र उदाहरण लिया है उन्होंने, सच्चाई या वास्तविक रूप में वो राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हैं। रेलगाड़ी को या रेल यात्रा को तो उन्होंने यहां पर सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से रखा है, वास्तविकता उन्होंने बताई है राजनीतिक व्यवस्था की। तो लेखक एक्सीडेंट की बात इसलिए करते हैं कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार की सिलसिलेवार को रुकता हुआ नहीं देखता, यह और बढ़ता ही जाता है। लगता है कि हाँ अब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। सरकार द्वारा कई नीतियां चलाई जाती हैं, कई योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि जो आम जनता है या जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं या फिर जो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन तक कुछ ऐसी राहत कोष या राहत राशि पहुंच सके जिससे उनके जीवन में कुछ तो परिवर्तन आए। लेकिन अब डायरेक्ट सरकार तो उनके हाथ में देने आएगी नहीं, माध्यम होते हैं। तो जितने भी माध्यम होंगे वो सब उसमें से खाते जाएंगे, क्योंकि जो भूखा रहता है उसकी पेट कभी नहीं भरता। पता चलेगा भेजा था इतना, बचा सिर्फ इतना, और पहुंचते पहुंचते तो खत्म हो गया।
और फिर करेंगे सरकार पर उंगलियां उठाएंगे कि देखो बात करते हैं और काम नहीं करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कुव्यवस्थाएं हैं जिसको भ्रष्टाचार का नाम दिया है कि ये कभी नहीं रुकता है, बस बढ़ता ही जाता है। यहां लेखक इस नीति के अंतिम परिणाम को देखना चाहते हैं, इसलिए जागते रहने और एक्सीडेंट की बात कही। एक्सीडेंट मतलब ये नहीं कि सड़क दुर्घटना में या रेल दुर्घटना का एक्सीडेंट। लेखक का मत है कि जब तक इस व्यवस्था में लिप्त लोगों को कुव्यवस्थावाद की महक नहीं लगती तब तक वे बैठने वाले नहीं। उसे चैन कहां, वे उथल पुथल मचा ही करते हैं, जागा ही करते हैं, साजिश ही रचा करते हैं कि कैसे कौन से तरीके से अधिक धन कमाया जाए। आपने देखा होगा ना, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पर छापा मारा जाता है और ब्लैक मनी, जिसको काला धन कहते हैं। क्या करोगे उतने पैसों का? बिस्तरों में पैसे, जमीन के नीचे पैसे, क्या करोगे? चले जाओगे तो कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। अरे भाई, सुख से रहो, अच्छे से रहो, मिलजुल कर रहो, उतना बहुत है जितना गाड़ी में पेट्रोल है। बस अच्छे से जीवन व्यतीत होगा, बाकी अपनी मेहनत पर भरोसा। इसका जब तक उन्हें अंतिम परिणाम नहीं मिल जाता उसे चैन कहां। इस अर्थ में लेखक ने उन व्यक्तियों को संयमी कहकर व्यंग किया है, संयमी या धैर्यवान कहकर व्यंग किया है। सीधे सीधे उनको संयमी नहीं कहा है, कटाक्ष किया है, ताना मारा है। लेखक ने व्यंग के लहजे में कहना चाहा कि जब तक एक्सीडेंट नहीं हो जाता, उनका जीवन खत्म नहीं हो जाता, तब तक वैसे लोग भगदड़ कुव्यवस्था में वृद्धि ही करते रहेंगे, थमेंगे नहीं। ठीक है, समझ आए? आशा करती हूं हर एक प्रश्न को आपने ध्यान से सुना है तो उत्तर समझ में जरूर आया होगा। और भी यदि कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में उभर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं हूं ना हर एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो देता है कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री। हमें पता है हमारे होनहार स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर शिक्षा प्राप्त करके अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे और अपने परिवार, अपने विद्यालय, अपने समाज और अपने राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में चमका देंगे। इसी उम्मीद के साथ ध्यान से देखिए वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच ऑल।